वेलकम यू ऑल, दिस इज़ कावेरी पाटिल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2012 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस को। और यहाँ पर हम लोग बस ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ऑल्सो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आप कुछ पर्टिकुलर एलिमिनेशन टेक्निक्स जान पाएँ और कुछ लॉजिकल मेथड जान पाएँ, जिससे आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को इजीली एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करता है। सो पहला स्टेटमेंट ये देता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया फेडरेशन हालांकि एक्शन में आया नहीं, ये बस एक लेजिस्लेशन था जो कभी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाया। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा ना 1935 के एक्ट का, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझ कर सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे बात करते हैं हम लोग, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आप जानते हो कि बहुत ही क्रूशियल सेक्टर्स होते हैं। अगर हमने स्टेट को डिफेंस और फॉरेन अफेयर पे डील करने की पावर दे दी, तो स्टेट अपने अपने अलग अलग डिफेंस के लेजिस्लेशन बनाएगा, अपने अपने फॉरेन अफेयर की पॉलिसी चलाएगा। तो हम स्टेट को डिफेंस और फॉरेन अफेयर जैसी चीज़ नहीं दे सकते, बिकॉज हमको यहाँ पर यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है जो सेंटर ही कर सकता है। सो यहाँ पर जो फेडरल लेजिस्लेशन की बात की जा रही है इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज नन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डिफेंस और फॉरेन अफेयर अभी नहीं दिया जा सकता। तो उस समय पर जब बेसिकली सेंटर का इतना ज़्यादा कंट्रोल था और एक तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम था अंडर द ब्रिटिशर्स, तो वो कैसे अलाउ करेंगे फेडरल लेजिस्लेचर को डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स देने का। सो सेकेंड स्टेटमेंट इस लॉजिक के बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं और इससे हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक लॉजिकल मेथड से आप चीज़ों को समझ सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है, अंडर द रैयतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बेड हार्वेस्ट और नेशनल कैलेमिटीज़। देखो, जनरली रैयतवारी सेटलमेंट अगर नहीं भी पता है, हमको ये तो पता है ना कि ब्रिटिशर्स बहुत बुरे थे, हमारे ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, उन्होंने हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर लिया कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमारा उस टाइम पीरियड में फेमाइंस वगैरह आते थे। तो यहाँ पर अगर वो इतने ही क्रूर है ना, इतने ही क्रूअल है, तो वो क्यों कंसिडर करेंगे कि पीजेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर दे रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बेड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़। दे वांट रेवेन्यू इन एनी केस। सो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं होता था किसी को भी, कैसी भी कंडीशन हो उनको यहाँ पर पेमेंट करना ही होता था, रेवेन्यू उनको देना ही होता था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर से हमारा बोथ 1 और 2 एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड ये बोलता है, अंडर द permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state or on before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Okay, so this statement is correct। और यहाँ पर कंसेप्ट आता है सनसेट क्लॉज का। सनसेट क्लॉज ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डे में, लाइक एक डेडलाइन उन्होंने दे दी कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही आपको आपका पेमेंट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी, दैट इज़ ऑक्शन कर दी जाएगी। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा बी ओनली। ओके, सो यहाँ पर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन खत्म होते हैं जो बहुत ईजी टाइप के थे। अगर हम यहाँ पर एंशिएंट की बात करें, जिस पे अभी हम मूव कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, इवन लाइक वेरी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आ सकते हैं, बिकॉज जनरली लाइक लिटरेचर हम लोगों को इतना नहीं पता होता है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, जो प्ले राइट भाष के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यम व्ययोग्य। ठीक है, किस को जो है प्ले राइट भाष ने लिखा हुआ है, तो मध्यम व्ययोग उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग ना इसको भी एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें काव्य अलंकार की, भाष्य की बुक नहीं है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी हुई है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो काव्य अलंकार और मध्यम वियोग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट जो भाष्य थे वो प्ले राइट लिखते थे और काव्य अलंकार इज़ नॉट अ प्ले राइट बेसिकली। सो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्यम वियोग। Next question is also a bit tricky, like Sanghbhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD, was the author of commentary on, ठीक है। अब commentary पर है और किसका ये ऑथर है, तो प्रज्ञ, परमिता सूत्र, विशुद्धि मार्ग विशुद्धि मार्ग जो है ये अश्वघोष ने लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट लाइक इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है श्रावस्तिवाद विनय, और ललित विस्तारा भी एक फेमस बुक है, सो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। लाइक ये एक तरीके से ट्रिकी हम बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, अगर आपको नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, देन यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैटेगरीज, ओके। सो इसका आंसर हमारा रहेगा श्रावस्तिवाद विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, ठीक है। एपिथेट्स इज नन अदर देन अदर नेम्स, लाइक उनके अलग अलग नाम हैं। सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है न्यायपुत्र, सेकेंड इज शाक्य मुनि एंड थर्ड इज तथागत, ओके। सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसमें 1, 2 एंड 3 भी बोला है और कुछ लोगों ने इसमें 2 एंड 3 भी बोला है, ओके। सो जो हमको पता है चीज़ें उसमें हमको ये पता है कि शाक्य मुनि एक लाइक ये है नाम शाक्य मुनि बिकॉज ये एक शाक्य क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे, दैट्स वाई इनका नाम शाक्य मुनि है। तथागत बुद्धिज़्म में वो होता है जो अपना घर वगैरह छोड़ देता है ना, और लाइक साल्वेशन के लिए प्रैक्टिस करता है। सो सेकेंड एंड थर्ड आर लाइक completely correct, but some some people are saying that न्यायपुत्ता is also the other name of गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 3 में कन्फ्यूज़न है, बट जब यूपीएससी की फाइनल आंसर की आएगी, लाइक अभी तो नहीं आई है, तो उसमें ये थोड़ा क्लियर होगा। बट तब तक आपको याद रखना है कि बुद्धा के जो एक्चुअल में नाम थे शाक्य मुनि है, तथागत है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो सीरियसली अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मैंने ना बस एक ऑप्शन के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। मुझे बस एक ही के बारे में पता था, दैट इज़ द इनाम गांव। सो इनाम गांव एक चालकोलिथिक साइट है। जब हम लोग चालकोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं, ये आपको आर्य शर्मा बुक में बहुत अच्छे से मैंशनड है। जब हम लोग चालकोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं, इनाम गांव एक बहुत फेमस साइट है, और यहाँ पर एक्चुअली लाइक चालकोलिथिक पीरियड वॉज प्रीडोमिनेटली रूरल पीरियड, बट ये एक ऐसी साइट थी जहाँ पर अर्बन चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर भी आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। तो मुझे बस ये पता था। पहला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ना PYQ देखे थे यूपीएससी के, जिसमें मुझे ये पता था कि चंद्रकेतुगढ़ एक IBC साइट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है वो उड़ीसा के अंदर तो बिलोंग नहीं कर सकती है ना। सो उड़ीसा के अंदर ये नहीं रहेगी, क्योंकि IBC जो था वो कंसंट्रेटेड था पाकिस्तान, गुजरात, थोड़े बहुत हरियाणा वाले बेल्ट में और थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी वाले बेल्ट में। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता था, तो मुझे ना सेकंड स्टेटमेंट के 2 ही ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पर, A वाला और B वाला। और यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखती हूँ और इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है, और मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि चंद्रकेतुगढ़ इस IBC साइट और ये उड़ीसा में नहीं हो सकती, तो क्या मैं फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकती? तो मैंने अगर फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 3 ओनली, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जहाँ पर भी ना ये वाला शब्द आ रहा है नो, ओनली, एवरी, सो ये ना थोड़े से एक्सट्रीम हो जाते हैं, पहले उनके ऊपर सर्कल बना लिया करो। तो पहला इन्होंने बोला है कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पैराबल्स जो है वो उपनिषद में एग्जिस्ट करते थे, ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट ये बता रहा है उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास, सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। उपनिषद जो है वो वैदिक पीरियड में, लाइक अगर हम स्पेसिफिकली बात करें लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, और पुराणास गुप्ता पीरियड के आसपास यहाँ पर कंपाइल किए गए। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट हम एक्सट्रीम केस के बेसिस पे एलिमिनेट कर लेते हैं। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 ओनली, ओके।
ये अगर आपको पढ़ना है कि उपनिषद कैसे होते हैं, पुराणास कैसे हुए, इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है जिसके अंदर हमने लिटरेचर की ही बात की है, उसमें वेदास की, उपनिषद की, पुराणास की, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेडिएवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। देखो हमको ना एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि कृष्णदेव राय वॉज वन ऑफ द लाइक काफ़ी अच्छे डील करते थे फॉर लाइक डिफरेंट रिलेशन विथ डिफरेंट पीपल। सो यहाँ पर उनके पोर्चुगीज़ से बहुत अच्छे रिलेशन थे, कुछ अरेबियन ट्रेवलर्स भी उनके टाइम पे आए थे, बट ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भटकाल में फोर्ट जो है पोर्चुगीज़ को बिल्ड करने की परमिशन किसने दी थी। सो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लॉजिकली चीज़ों को देखो तो यहाँ पर नरसिम्हा सालू जो है ये नहीं है इस पीरियड के, जिस टाइम पीरियड पे पोर्चुगीज़ वगैरह आए थे। मोहम्मद शाह थ्री और यूसुफ आदिल शाह, दे वर एक्चुअली इन वेरी अर्ली पीरियड, ठीक है, जिस टाइम पीरियड पर इतना ज़्यादा इंटरनल मतलब पोर्चुगीज़ आए नहीं थे इंडिया में, और अगर वह आए भी थे तो दे वर लिमिटेड टू द लाइक केरला वगैरह। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन होगा उसका आंसर रहेगा हमारा कृष्णदेव राय, एंड कृष्णदेव राय इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। लाइक वो हमेशा कृष्णदेव राय के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है। सो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। सो दिस वर द क्वेश्चंस जो 2024 में आए थे और हमने इसको डिस्कस किया। इसमें आप क्वेश्चन की कैटेगरीज देख सकते हो कि अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आप लॉजिकली एलिमिनेशन कर सकते हो तो आप इसमें करो, लॉजिकली एलिमिनेशन से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये वाले जैसे अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की, देवर ऑल्सो लाइक बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत लॉजिकल गैसिंग हमको करनी थी। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को PYQ मस्ट है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करना ही है। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है PYQ के बेसिस पे बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद हम लोग UPSC 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।